हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसका फोर्थ पेपर, दैट इज बीएमबी 204। जो चौथा पेपर है बीएमबी 204, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का चौथा पेपर है। का 2025 पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स, मतलब एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में इस बार आपको 8 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आठों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो ये पूरा कंटेंट आपको कहां पे मिल जाएगा ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का। 3 घंटे का पेपर होता है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। ठीक है। दिस इज सेक्शन ए, ये सेक्शन ए है। 7 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, 7 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 14 नंबर का सेक्शन ए है। फिर सेक्शन बी, अभी मैं एक मिनट फॉर्मेट डिस्कस कर ले रही हूँ, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे भी आएंगे। सेक्शन बी है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन इसमें से करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 3। ठीक है। हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो 3 क्वेश्चन करने, तो 21 नंबर का हो गया सेक्शन बी। आ जाते हैं इसके बाद सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में इस तरीके से होता है। थर्ड क्वेश्चन है, 2 है, 1 करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन में 2 है, 1 करना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 दिए रहेंगे, 1 करना होगा। सिक्स में 2, सेवंथ में 2, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। एंड ये जो पांचों क्वेश्चन होते हैं ना, ये पांचों यूनिट से होते हैं, अलग अलग यूनिट से होते हैं। एंड हर क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। तो यानी सेक्शन सी आपका टोटल 35 मार्क्स का है। ठीक है। तो कुल मिला के सेक्शन ए बी सी तीनों मिला के आपके होते हैं 70 नंबर। ठीक है। तो ये पूरा था क्वेश्चन पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करना शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में फाइनेंशियल मार्केट का, वहां के फाइनेंशियल मार्केट का कितना बड़ा रोल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनेंशियल मार्केट बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि सोचिए फाइनेंशियल मार्केट ना हो तो हमारी जो सेविंग्स है, जैसे हम लोग हाउस होल्ड हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारी जो सेविंग्स है, हम इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे अपनी सेविंग को। जो सेविंग्स है वो मोबिलाइज कैसे हो पाएंगे अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगा। हम सेविंग्स को क्या करेंगे, बैंक में ही रहेगा या घर पे रहेगा, यही रहेगा। बट क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करता है एंड फाइनेंशियल मार्केट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है, हम शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सेविंग मोबिलाइज होती है। हमारी सेविंग जो हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल की सेविंग कहाँ पहुंच पाती है, बिजनेस के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिनको पैसे की जरूरत है, कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कंपनी चला रहे हैं, उन्हें पैसे की जरूरत है। तो बेसिकली मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, सेविंग को मोबिलाइज करने में फाइनेंशियल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो यही सारी बातें आपको लिखनी है इसमें कि फाइनेंशियल मार्केट प्ले करता है क्रूशियल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यों, पहला रोल क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सेविंग मोबिलाइज करता है। फाइनेंशियल मार्केट जो है इंकरेज करता है हम हाउस होल्ड को कि हम लोग पैसे क्या करें, सेव करें, बचाएं पैसे। एंड वो हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देता है, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, एंड हमारी सेविंग को मोबिलाइज करता है प्रोडक्टिव यूज में। ठीक है। हमारा पैसा बैंक में रखा रहेगा या फिर हमारा पैसा घर पे रखा रहेगा तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। लेकिन वही पैसा जिसको जरूरत है, जैसे बिजनेस को जरूरत है, उनको अगर दिया जाए तो वहां से इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है। उनका पर्पज भी सॉल्व होगा, इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मार्केट का, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प करता है। बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। बिजनेस को फिक्स एसेट खरीदने हैं, फैक्ट्री डालनी है, बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदनी है, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आता है, फाइनेंशियल मार्केट से ही तो आता है। तो वही है, कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट केवल हम इंडिविजुअल्स की नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं उनकी भी मदद करता है, उनके लिए कैपिटल फॉर्म करता है। तो वही है, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन रेजिंग
एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड रेज करने में, जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री को चाहिए लॉन्ग टर्म फंड रेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एक और इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट की कि इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को सही एलोकेट, इफिशिएंट एलोकेशन करने में मदद करता है ताकि आउटपुट ज्यादा है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट इंश्योर करता है कि फंड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर, यानी फंड्स वहां जाए जहां जरूरत है, मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर्स को फंड मिले। ऐसा ना हो कि फंड की कमी से जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना काम ना कर पाए। ठीक है, तो वही है इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनको सही एलोकेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये सारी बातें आपको लिखनी होगी। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, बहुत ज्यादा मत लिखिएगा, बट मैं ठीक है डिटेल में बता दे रही हूँ, बट इसी में से इंपॉर्टेंट बातें लिखिएगा। दूसरा सवाल क्या है, व्हाई इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने में, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच वी फॉरगो। देखिए अगर हमारे पास, ये इसकी डिफिनीशन थी, एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में अगर मैंने पैसा लगाया तो मुझे शायद 10,000 रुपए का रिटर्न आएगा। ऑप्शन बी में मैंने पैसा लगाया तो 8,000 रुपए का रिटर्न आएगा। ठीक है, अब बताइए एक रेशनल इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर कहां पे पैसा लगाएगा, वो ऑप्शन ए में पैसा लगाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम ऑप्शन ए को चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम ऑप्शन बी को क्या कर रहे हैं, फॉरगो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं ना। तो इसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट वी गिव अप टू चूज समथिंग एल्स, हम इसको चूज करने के लिए जो चीज छोड़ रहे होते हैं, हम 10,000 को चूज करने के लिए इसको हम छोड़ रहे हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग ये कॉन्सेप्ट, एंड यहाँ फाइनेंस में भी पढ़ा जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस पूछा गया है, तो इसकी सबसे पहली तो इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प इन टेकिंग बेटर डिसीजन, सही डिसीजन, बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज की कमी तो हमेशा रहती है, ये संसाधन, चाहे वो मनी हो, लेबर हो, कैपिटल हो, लैंड हो, मशीनरी हो, रिसोर्सेज हमेशा कमी रहती है। तो रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज करने में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है मदद करता है। देखिए यहाँ लिखा है रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंश्योर करता है कि बेस्ट पॉसिबल वे में हम उस रिसोर्स को यूज करें। ठीक, तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एमबीए सेकंड का पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन है सेम नाम से अकाउंटिंग मास्टर क्लास, तो मेरी एप्लीकेशन पे आपको एमबीए सेकंड का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, आप भी अगर वो कोर्स लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ, वहां पे मैं आपको एप्लीकेशन पे वो कोर्स दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माय एप्लीकेशन, उस पर जाएंगे तो पहला ही कोर्स है एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक, मैं इसका आपको कंटेंट दिखाती हूँ। तो जब आप इसका कंटेंट देखेंगे तो जितने 8 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, इनके मैंने 8 डिफरेंट फोल्डर ऐसे करके बनाए हुए हैं, बीएमबी 201 से लेके 208 तक। ठीक है, अब मैं एक मिनट फाइनेंस का वो कर रही हूँ ना, मैं फाइनेंस का ही आपको खोल के दिखाती हूँ। फिर आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब फोल्डर ओपन करेंगे तो इसके अंदर 4 फोल्डर आपको मिलेंगे। ठीक है, एक है नोट्स का, एक है वीडियो लेक्चर का, एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एंड दिस इज पीवाईक्यू। ठीक, अब मैं वीडियो लेक्चर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो वीडियो लेक्चर में जैसे यूनिट 1 या यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ऐसे करके पूरा कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके साथ ही पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, ये सारा कंटेंट मैं इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो आप भी अगर इस टाइप का कोई कोर्स देख रहे हैं, आप कॉलेज रेगुलर नहीं जा पाए या आप जॉब करते हैं, ठीक है, एग्जाम तो आने वाला है। आज है अप्रैल 7 तारीख, बस कुछ दिनों में अप्रैल एंड नहीं तो मई फर्स्ट वीक तक एग्जाम शुरू होते हैं। हर साल यही पैटर्न रहता है। तो एग्जाम तो आने वाले हैं, समय बहुत कम है, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं।
तो ये कोर्स आपकी काफी हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको केवल फोकस होकर पढ़ाई करनी है, मेहनत से पढ़ाई करनी है। बाकी उस पे मैं ही पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो ये कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी ये कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस चलते हैं पीवाईक्यू पे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस इन फाइनेंशियल मार्केट, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफएम में पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो ये यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड इज अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। यूनिट थर्ड है कैपिटल स्ट्रक्चर, वहां से ये क्वेश्चन है। पूछा गया है पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस बेसिकली वो पॉइंट होता है ईबीआईटी का। ठीक है, ईबीआईटी, ईबीआईटी क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस वो पॉइंट होता है ईबीआईटी का जिसपे क्या है, ईपीएस जो है सेम रहता है फॉर टू फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं एक मिनट एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सपोज करिए दो फाइनेंशियल प्लान है, एक प्लान ए है एक प्लान बी है। फाइनेंशियल प्लान समझ रहे हैं, मतलब डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन। ये कैपिटल स्ट्रक्चर से ये टॉपिक है। देखिए एक कंपनी है जहां पे 50% डेब्ट है 50% इक्विटी है, दूसरी कंपनी है जिसमें 60% डेब्ट है 40% इक्विटी है। ठीक है, तो इन दोनों कंपनी का जो फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर या कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है, पॉइंट ऑफ यहां देखिए मैं लिखा है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस वो पॉइंट होता है जहां पे कंपनी इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब कंपनी की कोई प्रेफरेंस नहीं है, मतलब ये भी चूज कर सकती है ये भी चूज कर सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों का ईपीएस सेम है, अर्निंग पर शेयर जो है, ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर इज सेम। तो वही उसी पॉइंट को कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। फिर से बता रही हूँ, देखिए इनडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे कंपनी इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब कंपनी की कोई प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, बिटवीन टू फाइनेंसिंग ऑप्शन, ये है कंपनी के दो फाइनेंसिंग ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कंपनी 50% इक्विटी 50% डेप्ट रखे, दूसरा ऑप्शन है कंपनी 60% इक्विटी 40% डेप्ट रखे। तो दो ऑप्शन कंपनी के पास है। तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस वो पॉइंट होता है जिसपे कंपनी के सामने ये दो ऑप्शन है लेकिन कंपनी इनडिफरेंट है, यानी कोई प्रेफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का ईपीएस सेम है, अर्निंग पर शेयर सेम है। तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, ये दो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी के लिए दोनों सेम है। ठीक है, तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं उनको पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मेन बात पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस की क्या है कि ईपीएस अंडर प्लान ए एंड ईपीएस अंडर प्लान बी इज सेम। अभी जो मैंने आपको ए और बी प्लान बताया था, दोनों में अर्निंग पर शेयर सेम है। तो कंपनी चाहे ये चूज करे चाहे ये चूज करे, जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, द फर्म कैन नॉट डिसाइड विच प्लान इज बेटर बेस्ड ऑन ईपीएस अलोन। यानी इस केस में फर्म जो है ये नहीं डिसाइड कर पाती कि इन दोनों में से कौन सा प्लान बेटर है, अच्छा है कंपनी की, ईपीएस के बेसिस पे नहीं कर पाती। तो ऐसे पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ठीक, तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी होगी। अच्छा, ईबीआईटी का भी मैं बता रही थी ना, तो ईबीआईटी के टर्म में भी कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या है, वो लेवल है ईबीआईटी का। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ईबीआईटी का वो लेवल होता है जिसपे ईपीएस क्या होता है, सेम होता है, दो फाइनेंशियल प्लान का ईपीएस सेम हो। तो जो ईबीआईटी का लेवल होता है उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। तो ये भी डिफाइन करने का एक तरीका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यूनिट 4 से है। यूनिट 4 कौन सा है? डिविडेंड डिसीजन। यूनिट 4 है डिविडेंड डिसीजन। तो अगला क्वेश्चन डिविडेंड से है कि हाउ इज कैश डिविडेंड डिफर फ्रॉम स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड से कैसे अलग है आपको बताना है। तो कैश डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, ये पता चले तो फिर हो जाए क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कैश डिविडेंड क्या होता है, पहले तो डिविडेंड क्या होता है ये समझते हैं। डिविडेंड मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर के साथ शेयर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड कई टाइप के होते हैं, या कह लीजिए डिविडेंड के कई फॉर्म होते हैं, ये मैंने पढ़ाया है। आप उस फोल्डर में देखिएगा भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फोल्डर में ये सारा कंटेंट थ्योरी में मैंने पढ़ाया है। तो डिविडेंड कई टाइप के होते हैं। तो एक होता है कैश डिविडेंड, जब कंपनी प्रॉफिट शेयर कर रही है या डिविडेंड दे रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में दे रही है, जैसे 2 रुपए पर शेयर, 5 रुपए पर शेयर। ठीक है, तो कैश के फॉर्म में जब डिविडेंड दे रही है तो इसको कहेंगे कैश डिविडेंड।
स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? कंपनी अगर स्टॉक के फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में दे रही है, मतलब आपके पास 5 शेयर है, हम 1 शेयर दे रहे हैं, आपके पास 10 शेयर है, हम 2 शेयर दे रहे हैं, तो शेयर के फॉर्म में जब डिविडेंड दे रही है तो उसको कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। तो देखिए वही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब एडिशनल शेयर दिए जाएं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जिसमें कैश आउटले ना हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। और जब कैश के फॉर्म में शेयर होल्डर को दे तो उसे कहते हैं कैश डिविडेंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा जो यूनिट है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वहां से अगला क्वेश्चन, पर ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरिटी, नहीं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग मेच्योरिटी इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैचिंग मेच्योरिटी का प्रिंसिपल क्या है, ये आपको बताना है। तो मैचिंग मेच्योरिटी का जो प्रिंसिपल है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हेजिंग अप्रोच भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेजिंग अप्रोच। इसे कहते हैं मैचिंग मेच्योरिटी प्रिंसिपल या हेजिंग अप्रोच कहते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कंपनी को लंबे समय तक के लिए पैसा चाहिए, कंपनी को फैक्ट्री डालनी है, कंपनी को फिक्स एसेट खरीदने हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीन खरीदनी है, ठीक है, तो लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी को किस सोर्स से फंड रेज करना चाहिए? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड यूज करना चाहिए। और कंपनी को अगर अपने डेली ऑपरेशन के लिए कम समय के लिए पैसा चाहिए, तो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड कंपनी को यूज करना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोर्सेज ऑफ फंड होने चाहिए। तो यही है मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग मेच्योरिटी है, ये क्या कहता है? ये कहता है मेच्योरिटी ऑफ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब कहां से पैसा आएगा, सोर्स ऑफ फंड क्या होगा? तो मेच्योरिटी ऑफ सोर्स ऑफ फंड मैच करना चाहिए मेच्योरिटी ऑफ इट्स यूज, मतलब कितने समय के लिए चाहिए उससे मैच करना चाहिए। शॉर्ट टर्म नीड यानी कम समय की जरूरत है मुझे, तो मैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करूंगी, मैं शायद बैंक से लोन ले लूंगी, बैंक से क्रेडिट ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर मेरी लंबे समय की जरूरत है तो मैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड यूज करूंगी। मैं शेयर के, अगर कंपनी है तो शेयर के फॉर्म में, डिवेंचर के फॉर्म में फंड रेज करेगी। तो वही ये फिक्स एसेट खरीदना है लंबे समय के लिए, तो शेयर, डिवेंचर, इसके फॉर्म में। और अगर डेली की नीड है, वर्किंग कैपिटल के पैसा चाहिए, तो बैंक से लोन ले लो, ट्रेड क्रेडिट कर लो। ये है अगला क्वेश्चन, एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिव, पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव टू एग्जांपल ऑफ हाउ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से इंपैक्ट होता है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से, ये बताना है, दो एग्जांपल बताने हैं। तो इस समय तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप जानते हैं इस समय वॉर चल रही है, वॉर इंडिया में तो नहीं चल रही है ना, ठीक है, वॉर चल रही है यूएस, इजराइल एंड ईरान के बीच में, लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरा डिस्टर्ब है, ग्लोबल कैपिटल मार्केट पूरा डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से इंडियन मार्केट भी बहुत हैविली डिस्टर्ब है। 73,000 से 73,000 के नीचे चल रहा है। ठीक है, आज जाके रिकवरी हुई है, अब मतलब सीज फायर हुआ है कल रात को, तो अब जाके थोड़ा सा अब मार्केट थोड़ा रिकवर कर रहा है। ठीक है, वरना हर दिन मार्केट 1500, 1600, 1800 पॉइंट गिर रहा था, तो मार्केट काफी फॉल हुआ। तो ये क्या है? ग्लोबल इंपैक्ट ही तो है। ठीक है, ये एक्चुअली जितनी कैपिटल मार्केट है ना, ये इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे एफआईआईज का भी बहुत रोल है। एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंडियन कैपिटल मार्केट में बाहर से भी बहुत पैसा आता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं इंडिया के बाहर जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इस टाइप की कोई पैनिक सिचुएशन हो, या यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, या कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो एफआईआईज अपना पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे मार्केट पे तो बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। तो वही है इम्पैक्ट। और बाहर की मार्केट जैसे ऑपरेट करती है वैसे ही हमारी मार्केट, काफी हद तक हमारी मार्केट भी उसी के हिसाब से चलती है। इंडियन मार्केट का मतलब अपना भी ट्रेंड रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बाहर, क्योंकि अब एमएनसीज हो गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं, ग्लोबल लेवल पे ऑपरेशन हो रहा है, तो इंपैक्ट पड़ता है। तो वही है आपको इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल स्टॉक मार्केट मूवमेंट। तो जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, इंडिया के जो दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, उनका, उनपे इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल इंडिसेस का। जैसे यूएस का है, नैस्डैक है, डो जोन्स है, इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन, ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है। अगर रात में, जैसे यूएस के टाइम फ्रेम अलग है, अगर यूएस मार्केट रात में
डाउन हो करके, फॉल हो करके ये निगेटिव में बंद हुई है, तो हमारी इंडियन मार्केट सुबह उसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन मार्केट पे पड़ता ही पड़ता है। हमारी इंडियन मार्केट उसी के अकॉर्डिंग सुबह जब 9:30 बजे ओपन होती है तो उसी के अकॉर्डिंग ओपन होती है। एकदम एग्जैक्टली तो नहीं, बट थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यूएस मार्केट का। ठीक है, तो वही है इसका, एक तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, एंड दूसरा एफआईआई जो मैंने बताया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में खूब इन्वेस्टमेंट करें, कैपिटल मार्केट में खूब उनका पैसा लगता है, तो इन्वेस्टमेंट करें तो मार्केट ऊपर, और जिस दिन वो निकाल ले पैसा तो मार्केट नीचे। ठीक है, तो वही इम्पैक्ट तो मेजर पड़ता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन ए का आखिरी क्वेश्चन क्या है कि नेम टू कैपिटल बजटिंग टेक्निक, दो इंपॉर्टेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक बताइए। तो यूनिट 2 इज अबाउट कैपिटल बजटिंग, दो नहीं 6 मैंने कैपिटल बजटिंग टेक्निक पढ़ाई है। इसमें आप 6 टेक्निक के बारे में जाएंगे, एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पे बैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है, तो ये 6 टेक्निक है। दो टेक्निक पूछा है, आप दो ही बताइए, एनपीवी एंड आईआरआर। एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एनपीवी क्या होता है, एनपीवी पॉजिटिव, एनपीवी का पूरा फॉर्मूला वगैरह है। एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, एनपीवी निगेटिव आ रहा है मतलब प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाएगा। एआरआर मेथड में, एआरआर नहीं, ये आईआरआर मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, वैसे एक एआरआर मेथड भी है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड अगर ज्यादा आता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, अगर आईआरआर कम आता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में लेक्चर वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ, बहुत डिटेल में मैंने सेक्शन ए पढ़ा दिया है। आगे का जो सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो जरूर आप कोर्स लीजिएगा, एंड मिलते हैं एप्लीकेशन पे। तो चलिए लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।